जय हिंद दोस्तों, वेलकम back to the Smart Eyes Foundation. You are watching Assam Prahari with me Raj Gaurav. And on today, November 23, I will discuss these topics from last week Assam specific current affairs. हम आज के असम प्रहरी के सेशन में इन लास्ट वीक असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, इनकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द एजेंडा फॉर टुडे। हम आज के एजेंडा की बात कर लें तो आज जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिनाइशा ऑफ वृंदावनी वस्त्र। वृंदावनी वस्त्र श्रीमंत शंकर देव के कल्चरल आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन को दिखाता है कि किस तरह से श्रीमंत शंकर देव ने भगवान कृष्ण की भक्ति को ना सिर्फ आसाम में बल्कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया अपने इस वर्क से। बिल्कुल, ये जो वर्क है वृंदावनी वस्त्र, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से इसे बनाया गया था, श्रीमंत शंकर देव का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारे डिटेल्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, हम उसे देखेंगे। सेकंड टॉपिक है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल आसाम की ना अपनी एक यूनिक जोग्राफिकल लोकेशन है, एंड दैट्स वाई पहले ईस्ट पाकिस्तान से या फिर जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो रहा था, बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बाद भी कई ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स आसाम में आकर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी जाकर सेटल हो जाते हैं, पर आसाम में आकर सेटल हुए, और उनसे डील करने के लिए या उन्हें वापस उनके घर उनके देश भेजने के लिए आसाम को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की नीड होती है। हम इसे जीएस पेपर 2 एंड 3 के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड मेंस के और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ में। देन 30 न्यू फ्रॉग स्पीसीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो डिस्कवरी है ना, ये अपने आप में बड़ी यूनिक है, क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं ना गाइज, दे वर्क एज इंडिकेटर स्पीसीज। याद रखना इसको, ये इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में एक्ट करते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज मतलब कि जिस भी रीजन में, अगर सपोज हम फॉरेस्ट की बात करें या किसी एक्वेटिक मीडियम की बात करें, इफ यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ फ्रॉग्स देयर, इट शोज दैट द कंडीशन, द हेल्थ ऑफ दैट इकोसिस्टम इज गुड। क्योंकि जहां फ्रॉग्स प्रेजेंट रहेंगे वो इंसेक्ट्स को खाने का काम करेंगे, और इससे ना इंसेक्ट्स के पॉपुलेशन पर कंट्रोल बना रहेगा। तो आज अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 13 न्यू फ्रॉग स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है, दिस शोज दैट द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज गुड। ठीक है, हम डिटेल्स उसको और डिस्कस करेंगे। एंड देन इनलैंड वाटरवे इन नॉर्थ ईस्ट। इनलैंड वाटरवे, आसाम में इनलैंड वाटरवे का क्या स्टेटस है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। आज अगेन हम इसको थोड़े न्यू पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन आसाम के लिए और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है। ठीक है, फिर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीलिम्स के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड तो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस करने ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी आपके लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर हम आते हैं आज के रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन पे। रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पहले से आसाम प्रहरी फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही है, और जो अभी न्यू आसाम प्रहरी जिन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया है, जिन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की है, उनको मैं बता दूं, रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेक्शन, यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ दो टॉपिक शेयर करता हूँ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के। ये आपके पढ़ने के लिए है कि आप जैसे अच्छे सोर्सेस हैं ये करंट अफेयर्स के, आसाम ट्रिब्यून हो गया, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो ये आर्टिकल मैं इसलिए शेयर करता हूं कि आप इन आर्टिकल्स को पढ़ें और अपने रीडिंग की, अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी इंप्रूव करें। ये आपको मेंस में, अपने इंटरव्यू में सही जवाब देने में बड़ा हेल्प करेगा। जो पहला टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में, वो है आसाम ट्रिब्यून का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल, इंडो भूटान टाइज एंड आसाम। यहाँ पर ये आर्टिकल ना इंडिया और भूटान के रिलेशंस को, और इसमें आसाम का क्या सिग्निफिकेंस है, आसाम का क्या रोल है, उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एंड प्राउडली आई कैन से दैट दिस आर्टिकल इज रिटन बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट ऋत्विक। ऋत्विक पराशर ने इसको लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़िएगा। दूसरा है एक आर्टिकल जहां पर अगेन एक रिसर्चर क्या लिखने का काम करते हैं, दैट इज फेडरलिज्म इन रिट्रीट अंडर सिंगल पार्टी हेजेमनी। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। वैसे यहाँ पे जो भी एडिटोरियल लिखने वाले हमारे जर्नलिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बस एक क्वेश्चन मार्क लगाया, एक सवाल पूछा कि क्या सिंगल पार्टी हेजेमनी की वजह से, अब वो पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उनके बहुत ज्यादा सीट्स जीतने से स्टेट लेवल और यूनियन लेवल से, क्या जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने फेडरल स्ट्रक्चर या क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर बनाने का सपना देखा था, क्या दैट इज अंडर थ्रेट और दैट इज रिट्रीटिंग, क्या वो खत्म होता जा रहा है, क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर इरोड हो रहा है, ये चेक यहाँ पर कर रहे हैं। सो ये दोनों आर्टिकल बड़े अच्छे हैं, आप इनको आज पढ़ के चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं या याद रख सकते हैं। अब हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, रिनाइशा और वृंदावनी वस्त्र। वृंदावनी वस्त्र का एक पुनर्जन्म, पुनर्जागरण किस तरह से हेल्प कर रहा है। पहला स्टेटमेंट, इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ये है कि वृंदावनी वस्त्र, जिसमें कंट्रीब्यूशन मैं बता चुका हूं जिनका, श्रीमंत शंकर देव जी का है। इसके बारे में आसाम प्रहरी में भी मैंने पहले कवर किया था, आज फिर से मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन फिर से न्यूज में था। सो दैट्स आवर ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको ना बार बार पढ़ें, ताकि ना हमारे
तुम्हारे लिए कंठस्थ हो जाए, पूरी तरह से तुम्हें याद हो जाए कि आपको जब एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड फिल्म्स के या मेंस के क्वेश्चंस पूछा जाए, आप उसको बहुत अच्छे से जवाब दे सके। तो आज ये फिर से डिस्कस इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम में ये जो वृंदावनी वस्त्र जिनको ब्रिटिश ने अपने म्यूजियम में वहां पर प्रिजर्व करके रखा है, ये कुछ समय के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए ही आसाम में वापस आने वाला है। आसाम के साथ साथ इंडिया के और भी जो म्यूजियम्स है वहां पर भी ये बातें चल रही हैं कि व्यवस्था की जाएगी कि वहां पर भी इसको रखा जाए, ताकि बाकी लोग भी अलग अलग स्टेट्स में वो वृंदावनी वस्त्र को देख सकें, एक बार रूबरू हो सकें, इससे जान सकें कि ये किस तरह से भारत के कल्चर को, आसाम के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम इसके हिस्टोरिकल जेनेसिस पर आते हैं कि क्या था वृंदावनी वस्त्र, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। तो वृंदावनी वस्त्र वैसे तो एक टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट है जो आसाम के ग्लोरियस न्यू वैष्णवाइट ईरा को शोकेस करता है कि किस तरह से न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट या कृष्ण की भक्ति आसाम में भारत के इस पार्ट में चल रही थी। अब हम वृंदावनी वस्त्र की हिस्ट्री को ड्रॉ करें तो इसकी शुरुआत होती है जब कोच किंग राजा नर नारायण ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी श्रीमंत शंकर देव से कि हे प्रभु, हमें भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में बताइए। श्रीमंत शंकर देव ने उनकी इस इच्छा का सम्मान किया और उस इच्छा को रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने अपने ही लीडरशिप में, उन्होंने अपने मेंटोरशिप में, अपने गाइडरशिप में 12 बेस्ट फेवर्स को सेलेक्ट किया, राइट। और उनसे बॉरपेटा वाले रीजन में किनके लीडरशिप में, श्रीमंत शंकर देव का मेंटोरशिप मिल रहा है। और इन ये जो 12 मास्टर वेवर्स की बात कर रहे हैं, इनमें सबसे सीनियर थे मथुरा दास बुराता जी। अब इनके लीडरशिप में ये सारे जो मास्टर वीवर्स थे, इन्होंने बुनने का काम शुरू किया। तो बात कुछ ऐसी थी जैसे महाभारत के बारे में बोला जाता है ना कि जो वेद व्यास थे, वेद व्यास महाभारत के सीन को, महाभारत की कहानी को कहने का काम कर रहे हैं और उसको लिखने का काम, उसको राइटिंग करने का काम कौन कर रहे हैं? भगवान गणेश कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरह यहाँ पर हुआ, श्रीमंत शंकर देव ने भगवान की लीलाओं को समझाने का काम किया और उसको कपड़े पर उतारने का काम कौन कर रहे थे? मथुरा दास पुराता जी और उनके सहयोगी। ठीक है, साउंड में अगर थोड़ा तुम्हें प्रॉब्लम नॉइज आए ना तो आज के लिए एडजस्ट कर लेना, थोड़ा साफ सफाई का काम रूम में चल रहा है इसलिए ऐसे आवाजें आ रही है। अब हम बात करते हैं कि ये लिविंग स्क्रिप्चर, इसे हम लिविंग स्क्रिप्चर बुलाते हैं। क्यों लिविंग स्क्रिप्चर बुलाते हैं? बिकॉज हमने इसे अभी ऑडियो विजुअल मीडियम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल मीडियम टेक्सटाइल है, ये वृंदावनी वस्त्र है, तो ये तो एक टेक्सटाइल का काम हो गया। पर कौन सा सीन को रिप्रेजेंट कर रहा है? भागवत पुराण के सीन को रिप्रेजेंट करना है। भगवान कृष्ण के लाइफ के डिफरेंट इंसिडेंट, चाहे वो रासलीला हो, चाहे कालिया का मर्दन हो, चाहे कंस का हनन हो, है ना, कंस का वध हो, इसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक ऑडियो विजुअल मीडियम हो गया कि श्रीमंत शंकर देव की कही हुई कहानी अब कपड़े पर बुनी हुई है। दैट्स वाई ऑडियो विजुअल मीडियम कह के हम हमारे वृंदावनी वस्त्र को रेफर कर सकते हैं। दूसरा क्या? ब्रजावली कैप्शन का भी होना। ये चीज ध्यान रखा गया था कि हर सीन के नीचे ना ब्रजावली भाषा में नीचे कैप्शंस भी लगाए गए। इससे दो फायदा हुआ कि जो लोग पढ़ लिख सकते थे वो नीचे कैप्शंस को भी पढ़ें, और इवन जो लोग इलिटरेट थे, जिनके पास तभी पढ़ने का सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वो कैप्शंस नहीं पढ़ पाए तो कम से कम सीन्स को देखकर ही सीख सके। दोनों चीज को ध्यान रखा गया। एडुकेशन को प्रमोट भी किया जा रहा है, पर जो लोग जो तभी शिक्षा से दूर थे, ध्यान रखा गया कि आप सीन्स को देखकर, उसके रिप्रेजेंटेशन को देखकर, भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखकर भी आप सीख लीजिए। तो बहुत अच्छा विजनरी अप्रोच के साथ श्रीमंत शंकर देव ने इसका फॉर्मेशन स्टार्ट करवाया था। क्या टेक्निक एंड साइंटिफिक मास्टरी यूज की गई थी? जैसे आप यहाँ एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं श्रीमंत शंकर देव जी का। तो जो टेक्निक यूज की गई थी, हम उसे बोलते हैं लामपास टेक्निक। याद रखिएगा क्या है? द वीवर्स यूटिलाइज्ड अ कॉम्प्लेक्स डबल वीविंग मेथड नोन एज लामपास। ये ना प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि हमारे जो वीवर्स थे उन्होंने एक डबल वीविंग मेथड यूज किया जिससे कि जो नीटिंग है और बेहतर हो, जो डिजाइन क्रिएट किए जा रहे थे उनका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो सके, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो सके। इसके लिए लंपास टेक्निक यूज की गई। केमिकल परमानेंस मतलब नेचुरल सोर्सेस से कलर्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, बार्क ऑफ ट्रीज, रूट्स, मिनरल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब से कलर्स एक्सट्रैक्ट किए गए, जिससे दो चीजें हो रही थी। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी ध्यान रखा गया और साथ ही साथ कलर्स को इतने बढ़िया तरीके से बनाया गया कि 500 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी वो कलर्स आज भी इंटैक्ट हैं, उतने ही सुंदर दिखते हैं। ये हमारे आज के लिए भी, प्रेजेंट के लिए एक ना लेसन का काम करता है। दैट हम अगर आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल कलर नहीं, नेचुरल कलर्स भी उतने ही हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड देन द लार्ज स्केल,
मैग्निफिसेंट स्केल। कहा जाता है कि जो ओरिजिनल जो वस्त्र था वो ना लगभग 120 हाथ के बराबर, 120 हैंड्स इन लेंथ एंड 60 हैंड्स इन ब्रेथ, मतलब काफी बड़ा बनाया गया था पूरे भगवान श्री कृष्ण की लीला को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दिस इज द टेक्निकल एंड साइंटिफिक मास्टरी। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, जैसे लंपास टेक्निक ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट काम आएगा, और बाकी ये पॉइंट्स मेंस के आंसर लिखने में, ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस के आंसर लिखने में। अब हम इसके ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं कि वैसे फॉर्मेशन तो आसाम में हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो फिर ये आसाम से निकलकर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहां पहुंच गया, तिब्बत में, तिब्बत रीजन में। तिब्बत में या तिब्बत रीजन में पहुंचने के बाद कुछ लोग इसको थांगका के साथ, मतलब बुद्धिस्ट स्क्रॉल पेंटिंग के साथ भी अटैच करके समझ रहे थे। लोगों ने यह कहा कि जब ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में चले गया तो बुद्धिस्ट मंक्स ने ये कहा कि ये बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड है। हालांकि ओरिजिनली थी वो श्रीमंत शंकर देव, और उन्होंने जिनकी भक्ति की भगवान श्री कृष्ण, उनके लाइफ को दिखा रहा था। दूसरा, फिर तिब्बत से ये लंदन पहुंचने का काम करता है, क्योंकि 20th सेंचुरी में हम जानते हैं, 20th सेंचुरी में जब इंडिया पे ब्रिटिश रूल चल रहा था, कॉलोनियल रूल चल रहा था, तो ब्रिटिश में ऐसे कई आर्टिस्टिक जो मैग्निफिसेंट प्रॉपर्टीज होती थी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती थी, उन सामान को वो अपने यहाँ ले जाने का काम कर रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ हमारे मटेरियल रिसोर्स को ड्रेन करने का काम किया, बल्कि हमारे आर्टिस्टिक कल्चरल रिसोर्स को भी ड्रेन करने का काम किया। फिर आती है इसके रीडिस्कवरी की बात। रीडिस्कवरी हो पाता है 1992 के अराउंड में, बाय द फेमस क्यूरेटर रोजमरी क्रील। इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो वृंदावनी वस्त्र है, जिसको कभी थांगका या बुद्धिस्ट स्कॉल पेंटिंग बुलाते थे, दैट ओरिजिनली बिलोंग टू असम, दैट ओरिजिनली बिलोंग टू इंडिया, नॉट तिब्बत रीजन। सो पहले आसाम में फॉर्मेशन होना, तिब्बत में पहुंचना, तिब्बत से लंदन पहुंचना, और वापस से रीडिस्कवरी होना कि दैट इट ओरिजिनली बिलोंग्स टू आसाम इंडिया। ये इसकी ट्रेजेक्टरी हो गई वृंदावनी वस्त्र की। अब हम आते हैं करेंट डेवलपमेंट का, द पाथ टू रीस्टोरेशन और द पाथ टू रिनाइसन। आप यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देख सकते हैं, एंड रियली हिज वर्क इज कमेंडेबल कि ये आसाम के कल्चर को फिर से रिवाइव करने में अपना योगदान दे पा रहे हैं। ठीक है, अब हम डिप्लोमेटिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल एफर्ट्स को देखते हैं। तो जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अभी लगाए जा रहे हैं ना, उससे पॉसिबल ये होगा कि 2027 में 6 मंथ के लिए, परमानेंटली नहीं लेकिन टेम्पररी पीरियड के लिए सही। और ये टेम्पररी पीरियड भी ना अपने आप में सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 6 महीने के लिए अगर ये भारत में रहेगा, भारत में असम के अलावा, जैसा मैंने तुम्हें बोला कि बाकी शहरों में भी, दिल्ली और मुंबई के भी म्यूजियम में अगर ये वृंदावनी वस्त्र रहेगा, तो इससे ना सिर्फ असम के, दिल्ली के, मुंबई के बाकी लोग भी इसको ना देख पाएंगे, इसके बारे में सीख पाएंगे, अपने भारत की कल्चरल लेगेसी को समझ पाएंगे, उसकी वैल्यू कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। इसके लिए खानापारा में एक खानापारा आसाम में म्यूजियम के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें हेल्प कौन कर रहे हैं, जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन। तो यहाँ पर ना देखो 3 चीजें हो गई, द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, द जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। ऑल थ्री नाउ दे आर कोऑर्डिनेटिंग सो दैट दिस कल्चरल रिच हेरिटेज कैन बी सोन अगेन टू द पीपल। ठीक है, बट देर आर सम चैलेंजेस, अभी भी कुछ चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है कि जिस लंपास टेक्निक से वृंदावनी वस्त्र को बनाया गया, वो धीरे धीरे इरोड हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। अब भारत सरकार का, असम के सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेवर्स को ट्रेन करें या वेवर्स को सपोर्ट करें, जिससे ये लंपास वीविंग टेक्निक फिर से ग्रो कर सके। द कल्चरल डिस्कनेक्ट, इसी कल्चरल डिस्कनेक्ट को कम करने के लिए वापस से म्यूजियम में शोकेस किया जा रहा है कि आज की जो नई जनरेशन है, या जिनको कहें कि जेनजी जनरेशन है, या जो यूथ है, वो ना अपने भारत के कल्चर को, कल्चरल हेरिटेज को इग्नोर कर देते हैं, या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। या एक चैलेंज होता है कि वो कभी देख ही नहीं पाते हैं। जब देख नहीं पा रहे हैं, दादी नानी के कहानियों के किस्से में नहीं सुन रहे हैं, तो अपने भारत के कल्चर को जानेंगे कैसे? वो कैसे जानेंगे कि जब जीरो दिया था भारत में, तब दुनिया को गिनती आई थी? तो ये कल्चरल डिस्कनेक्ट एक दूसरा चैलेंज है। एंड देन स्टेट कैपेसिटी डेफिसिट। जेएसडब्ल्यू जैसे प्राइवेट कंपनी का हमें हेल्प लेना पड़ रहा है कि आसाम में या फिर दिल्ली या मुंबई कहीं पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, क्योंकि ये जो वर्क है ना वृंदावनी वस्त्र, ये काफी डेलिकेट है। यहाँ पर भारत की सरकार और असम की सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि आजादी के 70 साल होने को चले, पर अभी तक हमने अपने दम पर, सरकार के दम पर ऐसा म्यूजियम डेवलप नहीं किया कि आज हमें एक प्राइवेट प्लेयर की हेल्प लेने पड़ रही है। तो ये स्टेट की कैपेसिटी डेफिसिट को भी दिखाता है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को सोचने समझने की जरूरत है। एंड सो उसके अकॉर्डिंग हमने वे फॉरवर्ड प्रिपेयर किए हैं, दैट स्किल ट्रांसफर, चाहे वो लंपास टेक्निक से रिलेटेड हो, वो या फिर सतराज कल्चर से, ऐसा कर लीजिए, सतराज कल्चर से रिलेटेड
टेक्निक हो, ट्रेडिशन हो, उसमें स्किल्स इनहेंस करने की जरूरत है। साइंटिफिक रिसर्च करने की जरूरत है कि किस तरह से जो पहले नेचुरल डाइज बनाए जाते थे, आज वृंदावनी वस्त्र की बात कर रहे हैं, 500 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, पर अभी भी वो उतना ही ब्राइट, उतना ही वाइब्रेंट दिखता है। उससे भी पहले हम जब बात करते हैं, जब हम स्टोन एज में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि अभी भी भीमबेटका केव्स की जो पेंटिंग्स हैं वो अभी भी अच्छी दिखती हैं। तो द प्रेजेंट डे आर्टिस्ट दे शुड हैव साइंटिफिक रिसर्च कि पहले किस तरह से नेचुरल डाइज का यूज किया जाता था, जिससे कलर्स इतने अच्छे होते थे। एंड देन द जीआई टैग, वृंदावनी वस्त्र, और वृंदावनी वस्त्र के जैसे और जो भी हमारे आर्टिस्टिक वर्क्स हैं, असम के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, इंडिया के बाकी अलग पार्ट्स के, वो ना हमारे जीआई टैग को और प्रमोट करने का काम करेंगे। एकेडमिक इंक्लूजन भी, वृंदावन वस्त्र के बारे में हिस्टोरिकल रिसर्च करने से, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करने से, स्कूल्स के करिकुलम बेस को इंक्लूड करने से एकेडमिक इंक्लूजन हो पाएगा। जो हमारे यूथ है वो पढ़ पाएगी, समझ पाएगी। जैसे आज तुम सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट वृंदावनी वस्त्र के बारे में पहले भी तुमने पढ़ा था, आज हम फिर से पढ़ रहे हैं, तो ये एकेडमिक इंक्लूजन हो पा रहा है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के बीच में। ये ना हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में भी करने की जरूरत है। डिजिटल ट्विन को प्रमोट करना। डिजिटल ट्विन क्या है? एक डिजिटल रेप्लिका। हाँ, ये दोनों चीज हो रही है कि जो लोन वाला पीरियड है ना, मतलब जिस टेम्पररी पीरियड के लिए 6 महीने के लिए जब ये भारत में रहेगा, तो उसी बीच में इसका एक हाई रिजोल्यूशन 3D डिजिटल रेप्लिका भी शोकेस किया जाएगा, उसको भी डेवलप किया जाएगा। इससे क्या होगा? अब जो डिजिटल रेप्लिका है ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। 6 महीने के बाद हमें वापस इसको लंदन में ले जाकर सबमिट करना पड़ेगा, पर जो डिजिटल रेप्लिका है वो हमेशा हमारे पास रह सकेगा। सो इससे ना यूथ के लिए हमेशा नॉलेज लेने का काम, उनके नॉलेज के लिए वो हमेशा उसको देख पाएंगे, या अपने कल्चरल लेगेसी को जीने के लिए हमेशा उसको देख पाएंगे। जिससे कि जो हमारा चैलेंज है कि वृंदावनी वस्त्र अब ब्रिटेन में रह गया, हम उसको परमानेंटली भारत नहीं ला पा रहे हैं, कम से कम उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। सो ये वे फॉरवर्ड हो गए हमारे उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपके लिए रहा यहाँ मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, इसको आप पढ़ोगे और 250 वर्ड्स में 3 to 4 पेजेस में लिखने का काम करोगे, लिखकर अपने टीचर से इवेलुएट करवाओगे। आप आंसर इंग्लिश में और एसएमईज में दोनों में लिख सकते हो, दोनों मीडियम में, और लिखकर अपने टीचर से इवेलुएट करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले वृंदावनी वस्त्र से रिलेटेड ये प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, चलिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, आप यहाँ पे देख सकते हो एक आर्टिकल है, राइट? वो क्या आर्टिकल है? सर्च ऑन 5 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स बाय आसाम ट्रिब्यूनल। कि आसाम में जो ट्रिब्यूनल है उसने 5 फॉरेनर्स के सर्च एंड इविक्शन को लेकर ऑर्डर्स दिए हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पर कि द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन आसाम, दे हैव ऑर्डर्ड 5 पीपल, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि वो फॉरेनर्स हैं। अब वो जो 5 पीपल हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ हैं। दैट्स वाई पुलिस ने, या बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स ने, बीएसएफ ने, स्टेट पुलिस ने, वो कहाँ पर चले गए? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास जाकर उनके पास अपील लगाई गई कि ये जो 5 लोग हैं, दे आर द फॉरेनर्स एंड दे मस्ट बी लाइक इविक्टेड फ्रॉम द स्टेट। दैट्स वाई ये चीज फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गई। अब दिस ऑर्डर वाज, अब उसके अकॉर्डिंग फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर इशू किया। ऑर्डर क्या इशू किया? कि ये जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है इनको आइडेंटिफाई करो, पुलिस इनको पकड़ेगी और स्टेट से बाहर, भारत से बाहर करने का काम करेगी। ये जो ऑर्डर इशू किया गया है एज पर विच एक्ट? इमिग्रेशन एक्सपल्सन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग, कि जो कुछ भी इलीगली इंडिया में अगर आकर रह रहे हैं, जो लोग भी रह रहे हैं स्पेशली आसाम में, तो उनका इमिग्रेशन हो सकता है, इमिग्रेशन एक्सपल्सन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया प्रेजेंट। इस एक्ट को ध्यान रखिएगा, दिस इज द एक्ट जिसके अकॉर्डिंग फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर इशू किया है। इसके अलावा बाकी भी एक्ट्स है, बाकी भी प्रोविजन है, हम उन पर भी आएंगे। चलिए, अब हम बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। किसके बैकग्राउंड को? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के बैकग्राउंड। बाकी आसाम में सिटीजनशिप का जो फ्रेमवर्क है उसके लिए 1946 का एक्ट, 1950 का एक्ट, या 1964 के जो ऑर्डर्स है सिटीजनशिप से रिलेटेड, सिटीजनशिप फ्रेमवर्क से रिलेटेड, वो भी आप अपने जीएस पेपर 5 के क्लासेस में ना, जब भी आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने टीचर्स के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। हम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की ओरिजिन या एस्टेब्लिशमेंट इसका किसके थ्रू होता है? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के अकॉर्डिंग। नेचर की बात करें तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है विच हैज इट्स यूनिक रेलेवेंस टू आसाम, जहां पर बॉर्डर पुलिस, इट रेफर्स सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स
और सस्पेक्टेड फॉरेनर्स टू द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर हमारे जो बॉर्डर की पुलिस है ना, बॉर्डर पुलिस की बात कर लें या स्टेट पुलिस की बात कर लें, ये क्या करेगी, ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को बोलेगी कि साहब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जो लोग हैं ये सस्पेक्टेड फॉरेनर्स हैं। क्यों फॉरेनर्स हैं? तो उनके पास ना वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है इंडिया में स्टे करने का। अब फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है, वो इस केस को स्टडी करेगा। इस केस को स्टडी करने के बाद फिर वो अपना जजमेंट देते हैं, फिर वो अपना डिसीजन देते हैं। बाकी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को हमने क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाया था, बुलाया था। क्यों बुलाया था? इसके कंपोजिशन को देखते हैं। क्या कंपोजिशन इसका होगा? इसमें जजेस रहते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिनके पास अपना जुडिशियल एक्सपीरियंस होता है। मतलब जुडिशरी जुडिशरी के साथ साथ जुडिशरी में जजेस हो गए, एडवोकेट्स हो गए, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस है, ये सारे विंग मिलकर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन करने का काम करता है। सिविल सर्वेंट्स का भी देखो जो इंक्लूजन है ना, वो इस वजह से किया गया क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना फॉरेनर्स के रूप में और फिर उसको इंडिया से डिपोर्ट करना, इसके लिए ना एक पब्लिक सेंटिमेंट को भी समझने की जरूरत है कि पब्लिक सेंटिमेंट भी कहीं हार्म नहीं हो। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जो लोग इलीगली रह रहे हैं उनको बाहर करें, पर जो इलीगली नहीं रह रहे हैं उनको परेशान नहीं किया जाए। एंड दैट्स व्हाई सिविल सर्वेंट का भी होना जरूरी है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये ट्रिब्यूनल्स वर्क करते हैं या इनका फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे 42nd अमेंडमेंट 1976 की बात होती है, आर्टिकल 323 एंड 323 बी की, जिसके अकॉर्डिंग ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या बाकी इनके रिलेटेड मैटर्स डील करते हैं। अब यहाँ पर इस न्यूज में क्या लिखा हुआ था? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एंड एक्स पार्टी जजमेंट। अब हम इस शब्द को समझते हैं, व्हाट इज एक्स पार्टी जजमेंट। एक्स पार्टी जजमेंट ये ना प्रीलिम्स में आपके लिए काम आएंगे ऐसे टर्म्स। एक्स पार्टी जजमेंट क्या हो गया कि इफ द एक्यूज्ड पर्सन, जैसे यहाँ पर अभी तिनसुकिया की पुलिस ने क्या बोला, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, तिनसुकिया में, बॉरपेटा में, है ना, डिब्रूगढ़ में, तो पुलिस ने क्या बोला कि ये जो 5 लोग हैं, तो ये एक्यूज्ड पर्सन होंगे। सो अगर वो 5 लोग दे डज नॉट शो अप फॉर हियरिंग, उनके बारे में केस पहुंच गया फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने बोला कि भाई 5 लोग वापस यहाँ पर आ जाओ, हाजिर हो, 5 लोग हाजिर हो, वो 5 लोग जिनके अगेंस्ट केस है, और वो 5 लोग हाजिर होकर बताएं कि नहीं साहब हम फॉरेनर नहीं है, हम तो यहाँ लीगली रह रहे हैं, तो ये आगे फिर तब केस चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो 5 लोग हाजिर ही नहीं होते हैं, उनको बुलाया गया फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की वजह से नोटिस देकर, समन देकर कि तुम आओ, लेकिन वो आए नहीं, तो उस केस में क्या होगा ना, ये एज्यूम किया जाएगा दैट यू डू नॉट हैव एनी प्रूफ टू सपोर्ट योर लीगल एग्जिस्टेंस हियर, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। एंड तब जो जजमेंट आता है हम उसको एक्स पार्टी जजमेंट के रूप में बुलाते हैं। ठीक है। मतलब पहले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास केस गया, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उन 5 लोगों को, 4 लोगों को, जो भी लोग हैं उनको हाजिर होने को कहा, वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा, पर वो वैलिड डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाए या वो आते ही नहीं। इससे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ये समझेगा कि भाई तुम नहीं आए, इसका मतलब कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, एंड दैट्स वाई चलो अब तुम बाहर जाओ। ओके, चलिए। असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की क्या यूनिक नीड है कि भाई असम में ही क्यों जरूरी है, दिल्ली में क्यों नहीं जरूरी है? अब इसको हमने जैसे दिल्ली से कंपेयर किया, जैसे दिल्ली में आप जाओगे ना तो आपको कई लोग दिखेंगे, नाइजीरियन पीपल देखेंगे, स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहे हैं उन्होंने ये चीज विटनेस किया होगा, आप भी अगर जाओगे तो आपको दिखेगा कि सपोज दिल्ली में कोई एक पर्सन, नाइजीरियन पर्सन, ओवर स्टे कर रहा है वीजा के बाद भी, तो सिंपली क्या होता है, दे आर चार्ज अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946, और जो लोकल क्रिमिनल कोर्ट है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो इसके ऊपर डिसीजन लेगा कि अच्छा ये नाइजीरियन ओरिजिन का पर्सन है या किसी भी ओरिजिन का पर्सन है जो अपने वीजा स्टे के जो टर्म है उसके ज्यादा टाइम तक रह रहा है, उसको इंडिया से बाहर वापस नाइजीरिया भेज दिया जाए या अपने देश भेज दिया जाए। पर असम में क्या है, यहाँ पे काफी लार्ज इन्फ्लक्स हुआ है बाहर से। कहाँ से? ईस्ट पाकिस्तान से, और ईस्ट पाकिस्तान के बाद कहाँ से? फिर बांग्लादेश से। एंड दैट्स व्हाई हियर इन असम वी नीड स्पेसिफिक यूनिक बॉडी, अ क्वासी जुडिशियल बॉडी लाइक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। दिल्ली की नीड, दिल्ली का जो इशू है वो डिफरेंट है असम के इशू से, असम के नीड से, एंड दैट्स व्हाई असम में हमें ऐसे क्वासी जुडिशियल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल क्लियर? चलिए, प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस वही होगा जो मैं तभी से तुम्हें समझा रहा हूँ कि बॉर्डर पुलिस, स्टेट पुलिस, वो सबसे पहले क्या करेगी, सस्पेक्टेड केस को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल नोटिस जारी करेगा 10 दिन के अंदर। वो जो इंडिविजुअल है उनको 10 दिन रिप्लाई करने का टाइम मिलेगा, अपने वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाने का टाइम मिलेगा, है ना। 10 days टू रिप्लाई प्लस 10 days टू सबमिट एविडेंस, मतलब टोटल कितना दिन का टाइम मिल गया? 20 दिन का।
एंड देन द ट्रिब्यूनल मस्ट डिस्पोज द केस विद इन 60 डेज। अच्छा, ये टाइम बाउंड मैनर भी बड़ा अच्छा है कि ट्रिब्यूनल को 60 दिन के अंदर ही केस निपटा देना है। अच्छी बात है, जिससे ना मामला लटका नहीं रहेगा। वो जो भारत के कोर्ट्स की एक बड़ी क्या बोले आपको खासियत है ये कि भगवान जल्दी मिल जाते हैं पर कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, तारीख पर तारीख मिलती जाती है मिलॉर्ड, पर न्याय नहीं मिलता है। वैसा नहीं होगा इस क्वासी जुडिशियल बॉडी, राइट। चलिए आउटकम क्या होगा, प्रूवन सिटीजन, केस क्लोज। कि अच्छा जैसे यहाँ पर 5 लोगों की बात कर रहे थे कि नहीं ये फॉरेनर्स नहीं है, ये सिटीजन है, केस क्लोज हो जाएगा। या फिर सिंपली क्या होगा, उन 5 लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, या बोला जाएगा कि भैया चलो भारत छोड़कर चले जाओ, सेल्फ डिपोर्ट हो जाओ, जो कि सोनितपुर केस में देखा गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की। तो यहाँ पे मैंने टेबल वाइज आपके लिए ओल्ड रेजिम 1964 का एक्ट और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 ऑर्डर दोनों के कंपैरिजन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं कि स्टेटस क्या होता है। जो ओल्ड वाला एक्ट था वो क्वासी जुडिशियल स्टेटस था, नया जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर है ना। डिटेंशन पावर ओल्ड एक्ट में किसके पास था, पुलिस एग्जीक्यूटिव के पास डिटेंशन पावर था। अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कैन डायरेक्टली इशू अरेस्ट वारंट, नाउ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ये अरेस्ट वारंट डायरेक्टली इशू कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस आप एक बार पढ़ना, प्रीलिम्स के लिए इसको याद रखना, प्रीलिम्स के पहले एक बार फिर से रिवाइज भी कर देना। फॉरेनर्स एक्ट 1946 की बात करते हैं तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 ये फॉरेनर को डिफाइन करने का काम करता है कि पर्टिकुलर एक पर्सन फॉरेनर है, भारत का नागरिक नहीं है, वो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। स्पेशली द सेक्शन 9 विच इज क्रूशियल सेक्शन प्लेसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड, कि जो एक्यूज है, यहाँ पे जो 5 लोग एक्यूज थे उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो बताएं कि भाई साहब हम फॉरेनर नहीं है या सिटीजन है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होता है ये यहाँ पर मेंशन मैंने कर ही रखा है, पहले भी तुम्हें समझा दिया था क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब हम 1950 के इस इन्फोर्समेंट टूल या इमिग्रेशन एक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ये इमिग्रेशन एक्ट भी न्यूज में रहता है, इसका भी यूज किया जाता है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इट वाज इनेक्टेड आफ्टर पार्टीशन, ऑब्वियसली 1950 में है, व्हेन असम फेस्ड अ मासिव लार्ज नंबर ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजी फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, बट इट रिमेन डोरमेंट रहा पॉलिटिकल रीजंस के वजह से, पॉलिटिक्स हर जगह आ ही जाती है। इसका जो सेक्शन 2 है वो काफी पावरफुल है। इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज डेलीगेटेड टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट to order the expulsion of any person or class of person whose stay is detrimental to the interest of general public or the scheduled tribe। अब हम आसाम के पर्सपेक्टिव में इसकी बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज पर सेक्शन 2 ये पावर था कि वो किसी भी पर्सन को ऑर्डर दे सके कि भाई तुम इंडिया से बाहर जाओगे इफ यू आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ असम, असम की बात कर रहे हैं, और एनी पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इन्फोर्समेंट एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग। हालांकि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। अब इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाई, बिकॉज यूजुअली द डिपोर्टेशन इज ए लॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बांग्लादेश। 1950 का जो एक्ट है ना वो डायरेक्ट स्टेचुरी पावर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को देता है सिंपली टू इशू एन ऑर्डर दैट लीव इंडिया, इंडिया छोड़ के जाओ। एंड सो इट इज शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ एग्जिट टू द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स के ऊपर बर्डन आ जाता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया या सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया, दैट सेक्शन 6 से सिटीजनशिप एक्ट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट नोटेड the 1950 act is still valid and can be used to notify and deport illegal migrants। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो 1950 का एक्ट है ना वो अभी भी वैलिड है, एंड दैट्स व्हाई इलीगल माइग्रेंट्स को, जो लोग इलीगली इंडिया में सेटल्ड हैं या जो फॉरेनर्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन हम फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनको भारत से भेजने के लिए इस एक्ट का यूज किया जा सकता है। पहले पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये नहीं हो पाया, बट नाउ वी कैन यूज इट, अब हम इसका इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये फिर से न्यूज में है। हालांकि इसको लेकर कई डिस्प्यूट्स नहीं बने रहती हैं कि इनका यूज किसी पॉलिटिकल पर्पस को साधने के लिए हो रहा है, कि सरकार अपने पर्पस के लिए इसका यूज कर रही है वगैरह वगैरह। खैर वो एक ऑन गोइंग पॉलिटिकल डिबेट जो हमेशा बना रहेगा। हमें इसके ना डिटेल्स जानने हैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए, जो मैंने अभी डिस्कस की तुम्हारे साथ। अब रहा आपके लिए मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पर। अगेन 250 वर्ड का है, मतलब 3 to 4 पेजेस में आप लिखोगे। कंटेंट आपके लिए एनफ मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है, इन्हीं कंटेंट से आपको 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए, और प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो ये दो आपके अभी तक प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, दो प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड है डिस्कवरी ऑफ न्यू फ्रॉग स्पीसीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो 30 न्यू फ्रॉग स्पीसीज निकले। कहाँ कहाँ पर भाई, तो 6 इन अरुणाचल, 3 इन मेघालय, 1 इन असम, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर।
तो टोटल 13 पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 13 न्यू फ्रॉग स्पीसीज। हम इनको इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में बुलाते हैं, और इंडिकेटर स्पीसीज किसी इकोसिस्टम के गुड हेल्थ को इंडिकेट करता है, इसको याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो साइंटिस्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अच्छा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मतलब आपको पढ़ना क्या है, WII के बारे में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। इसके बारे में प्री सिक्योर में भी कई बार मैंने डिस्कस किया है। प्री सिक्योर जो स्मार्ट IAS UPSC चैनल पर चल रहा है, स्मार्ट IAS UPSC चैनल। देखो चैनल का नाम स्मार्ट IAS UPSC है वो, पर वो ना UPSC के लिए एंड APSC के लिए, अरुणाचल PCS के लिए, सारे स्टेट PCS के लिए इक्वली रेलेवेंट है। जहां पर मैं रोज आपके साथ मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर्स के MCQ को डिटेल में डिस्कस करता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर। तो जो लोग अभी तक कंटिन्यू सिंसियर नहीं हुए हैं उसमें, वो भी हो जाओ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वहां भी डिस्कस हुआ था, देखिए आज फिर से रेलेवेंस मिल गई। So the scientists from this institute they have found 30 new species, जिनको उन्होंने बुश फ्रॉग्स बोला है। ये जॉर्ज बुश वाला बुश नहीं है, ये बुशेस हैं, झाड़ियों में जंगलों में रहने वाले ये फ्रॉग स्पीसीज। This is the highest number of vertebrate species which are described in a single study in India over a decade, raising the total number of known bush frog species in India from 82 to 95। मतलब इंडिया में पहले भी बुश फ्रॉग स्पीसीज मिलते थे, पर अब पहले टोटल 82 था। पहले कितना था? 82 था। 13 न्यू स्पीसीज एक बार में मिले हैं, टोटल अब कितना पहुंच गया? 95 पहुंच गया। ठीक है, ये वर्टिब्रेट स्पीसीज हैं। क्या होते हैं वर्टिब्रेट स्पीसीज? द एनिमल्स विच पोजेस अ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम which is made up of a series of bones called vertebrae like mammals, birds, reptiles, amphibians and fishes। कि इनका बहुत पतला सा ही होगा ये जो पीछे वाला पार्ट जो वर्टिब्रेट्स है ना, क्या कहें उसका आप, रीढ़ की हड्डी बुला लो। तो ये रीढ़ की हड्डी इनके अंदर होती है, इसलिए हम इनको वर्टिब्रेट्स बुलाते हैं। ठीक है, इंसानों में भी रीढ़ की हड्डी होती है, हालांकि कई इंसान इतना ज्यादा झुक जाते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए कि अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए वो किसी दूसरे के सामने समर्पित कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर हमेशा वैल्यूज को लेकर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर ना, एक अपने अंदर एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी हमेशा प्रेजेंट रहनी चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान बिल्कुल जरूरी है, अपने सीनियर्स का सम्मान बिल्कुल जरूरी है, लेकिन किसी काम को फुलफिल करवाने के लिए इतना भी ना झुकें कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही कम हो जाए, है ना। ये चीज हमेशा याद रखें। वर्टिब्रेट है तो अपनी रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखें। खैर अब हम इस डिस्कवरी पे आते हैं। सो 30 न्यू स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है इस जेनस को लेकर, कॉमनली नोन एज बुश फ्रॉग्स। ये आपका बायोलॉजिकल नेम हो गया। कहाँ? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून, इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम न्यू दिल्ली एंड न्यू कैसल यूनिवर्सिटी UK। मतलब ये 3 मेन इंस्टीट्यूशंस मिलकर इन्होंने ये स्टडी किया है। मेथोडोलॉजी इन्होंने क्या यूज किया? द टीम यूज एन इंटीग्रेटिव अप्रोच, कंबाइनिंग इंटीग्रेटिव अप्रोच यूज किया इन्होंने। कैसा इंटीग्रेटिव अप्रोच? जिसमें जेनेटिक्स, एकॉस्टिक्स एंड मॉर्फोलॉजी, ये जो स्पीसीज है हमारे ना बुश फ्रॉग्स हैं, इनके जेनेटिक्स, एकॉस्टिक्स एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को एक साथ स्टडी करके 30 न्यू स्पीसीज की डिस्कवरी की गई। ओके, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो 1982 में इसका स्थापना हुआ था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में अलग से तुम पढ़ सकते हो, या तो प्री सिक्योर के पुराने सेशन को रिवाइज कर लो, या आप अभी भी अलग से पढ़ सकते हैं, पढ़ ही लीजिए। हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इन बुश फ्रॉग्स की। तो यहाँ पे देखो मैंने जो न्यू बुश फ्रॉग्स है ना, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपको जो मिले, या फिर आसाम में, मिजोरम, मेघालय में, तो यहाँ पर मैंने वो फ्रॉग स्पीसीज किस रीजन में वो मिल रहे हैं। जैसे आसाम की बात कर रहे हैं तो बराली रीजन में, बराक रिवर, बराली रीजन, बराली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले रीजन में ये स्पीसीज मिला है, राइट। बाकी अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मेघालय में, इन सारे में भी आपको ये स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बुश फ्रॉग्स को देखते हैं। बुश फ्रॉग क्या है, इसके बॉडी को देखो और ये पिक्चर को ध्यान से दो, ध्यान से देखो। ये ना ट्री ड्वेलिंग फ्रॉग है, मतलब इसको ना पानी में जाने की उतनी जरूरत नहीं होती है। ये झाड़ियों पर, बुशेस पर, है ना, या लीव्स पर, है ना, ट्री पर, उस पर रहने का काम करता है। यहाँ पर ये अपना काम चला सकता है। ठीक है, so unlike common frogs that live in water, ponds, aquatic medium, these bush frogs or क्या बोलेंगे इसको, Rorquestes, these are arboreal, tree dwelling और shrub dwelling arboreal species है। हम ऐसे कई arboreal species के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक arboreal species है जो कि ट्रीज के लिव्स पर, झाड़ियों पर रहने का काम करता है। इसका एक यूनिक लाइफ साइकिल होता है। क्या है? नॉर्मल फ्रॉग्स
कि एग्स जो होते हैं ना वो पहले टेडपोल्स बनते हैं और उन टेडपोल से फ्रॉग बनता है। यहाँ डायरेक्टली एग से टेनी फ्रॉगलेट बन जाते हैं। मतलब ये जो टेडपोल वाला स्टेज है ना ये गायब है अब बीच से बूस फ्रॉग के केस में। So significance क्या हो गया? They skip the tadpole stage entirely. This means they do not need standing water bodies. इनको standing water bodies की या stagnant water bodies की requirement नहीं होती है। ये high humidity, high moisture वाले forest में survive कर सकते हैं। And that's why the Western Ghat and the northeastern region of India are the favorable region for their findings. है ना? यहाँ पर ये favorable conditions में रह सकते हैं। इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर स्पीसीज में समझा ही चुका हूं। इनको एक और निकनेम दिया जाता है वॉच फ्रॉग्स। वॉच फ्रॉग्स क्यों? बिकॉज देयर डिस्टिंक्ट टिक टिक कॉल्स आर ए की इंडिकेटर ऑफ हेल्दी फॉरेस्ट साउंडस्केप। एक तो इनका प्रेजेंस इंसेक्ट्स को खा रहा है, वो भी गुड हेल्थ को दिखा रहा है, और साथ ही साथ इनका टिक टिक टर टर ये जो आवाज है वो फॉरेस्ट के ना अपने हेल्दी साउंडस्केप को भी दिखाता है कि अच्छा फॉरेस्ट में ये फ्रॉग्स मिलते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, वॉच फ्रॉग्स के नाम से बुलाते हैं, प्रीलिम्स में काम आ सकता है बाबू तुम्हारे। सिग्निफिकेंस की बात करें, ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, इट इज शोइंग द बायोडायवर्सिटी वैलिडेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज वेल एज, जैसा हमने यहाँ पर तुम्हें बताया कि वेस्टर्न घाट वाले रीजन में भी मिलता है, तो ये वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को शोकेस करने का काम करता है। It highlights the taxonomic clarity. These small frogs and the research based on it, it is highlighting the taxonomic clarity, taxonomic variations which is existing in India, and further it would promote the conservation efforts. अब ये रहा आपका प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं थी, इसलिए मैंने प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए अटैच किया है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। जितने भी प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन है ना उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताया करो। अब फोर्थ टॉपिक आता है इनलैंड वाटरवे इन नॉर्थ ईस्ट। इनलैंड वाटरवे इन नॉर्थ ईस्ट, हम इसको ना असम के पर्सपेक्टिव में भी अभी पढ़ेंगे, स्पेशली ध्यान रखेंगे असम को। और पहले भी मैंने ये करवाया है, याद रखिएगा, असम प्रहरी के प्रीवियस सेशंस में भी इनलैंड वाटरवे के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। इट मींस ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, जो इस साल या अगले साल जो भी आसाम स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस होंगे, इवन यूपीएससी में भी काम आ सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आप यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर को भी देख सकते हो, इंडियन मैरीटाइम वीक के सेलिब्रेशन को देख सकते हो, जहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी और बाकी 3 डिग्नेटरीज ये लोग प्रेजेंट थे। ठीक है, सो ड्यूरिंग द इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 which is celebrated in Mumbai, the Inland Waterway Authority of India signed an agreement worth 3,000 crore to boost connectivity, trade and tourism in Northeast. भारत सरकार ने पहले ना लुक ईस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया था कि हम भारत के ईस्ट की तरफ देखेंगे और काम करेंगे। 2014 के बाद से जब से नई सरकार आई, उन्होंने बोला अब लुक ईस्ट से काम नहीं चलेगा, अब एक्ट ईस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्वी के भारत की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखना नहीं है, बल्कि उनकी तरफ वैसा ही, वहां वैसा ही काम करना है जैसा कुछ डेवलपमेंट इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हुआ, या जैसा डेवलपमेंट इंडिया के सदर्न पार्ट में हुआ, वैसा ही डेवलपमेंट भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी होना चाहिए। सो अभी 3,000 करोड़ रुपीज का एक एग्रीमेंट साइन किया गया है पूरे उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ट्रेड टूरिज्म को और कनेक्टिविटी को प्रमोट करना, किसके थ्रू? इनलैंड वाटरवे के थ्रू। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी भी प्रेजेंट थे, हु रिव्यूड 25 की प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द 7 सिस्टर स्टेट्स, द स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब क्या था ये एग्रीमेंट, क्या क्या एमओयू यहाँ पे साइन किया गया? तो यहाँ पे असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इन्होंने क्या एमओयू साइन किया? टू ट्रांसपोर्ट मेथनॉल एंड फॉर्मलिन वाया नेशनल वाटरवेज टू एंड द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट टू बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशिया। कि जो मेथनॉल का या फॉर्मलिन का प्रोडक्शन होता है उसको NW2 या नेशनल वाटरवे 2 एंड इंग्लो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट को यूज करके बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जिससे रीजन की इकोनॉमी प्रमोट हो। फिर असम गवर्नमेंट किस एमओयू को ले आती है? टू डेवलप अ वाटर मेट्रो। वाह, बहुत अच्छी बात है, बड़ा कमेंडेबल वर्क है। टू डेवलप अ वाटर मेट्रो, अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम दिल्ली में जाते हैं तो वहां दिल्ली मेट्रो देखते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड रिलेटेड टू मेट्रो, है ना? कलकत्ता का भी मेट्रो अच्छा सक्सेसफुल है, अभी पटना में मेट्रो स्टार्ट हुआ, जयपुर में स्टार्ट हुआ, तो उसी तरह गुवाहाटी में क्या करना है, अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वाटर मेट्रो की बात कर रही है असम की सरकार। दैट्स रियली अ कमेंडेबल मेथड, ना सिर्फ गुवाहाटी के लिए बल्कि तेजपुर एंड डिब्रूगढ़ के लिए भी बात चल रहा है। ठीक है, किस मॉडल पर? यहाँ देखो, एक बड़ा अच्छा पास्ट के साथ, भारत के इतिहास के साथ कनेक्ट किया गया है, अंडर द कोची मॉडल। ठीक है, कोची मॉडल पर
फिर उसके बाद एमयू किस चीज से रिलेटेड हो गया, विथ हेरिटेज रिवर जर्नी 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टू एक्सपेंड द रिवर क्रूज टूरिज्म, जिसकी बात भी हमने पहले आसाम प्रहरी के सेशन में की है गंगा के लिए या ब्रह्मपुत्रा के लिए, कि रिवर क्रूज टूरिज्म को भी प्रमोट करना। यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्रा की बात कर रहे हैं, गंगा विलास के बारे में या गंगा टूरिज्म के बारे में भी हमने आसाम प्रहरी में भी डिस्कस किया है। Then Renus Logistics, 1,000 crore to introduce modern tug barges for efficient cargo movement। अभी तक जो हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि हम क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, इससे टूरिज्म प्रमोट होगा, यहाँ अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रमोट होगा, यहाँ पे हम मेथनॉल एंड फॉर्मलिन का ट्रांसफर कर रहे थे, और लार्ज कार्गो मूवमेंट के लिए भी ब्रह्मपुत्रा रिवर को और ब्रह्मपुत्रा के साथ साथ बाकी रिवर्स को यूज किया जा सकता है, उससे रिलेटेड भी एमओयू साइन किए गए हैं। मतलब हर फील्ड को देखकर, ह्यूमंस के लिए टूरिज्म हो गया है ना, टूरिज्म के साथ साथ डेली कम्यूटेशन हो गया एंड कार्गो, इन सब से रिलेटेड एमओयू साइन हुए हैं और इन पर आगे काम किया जाएगा। कुछ मेजर प्रोजेक्ट भी अनाउंस हुए हैं, जैसे बोगीबील रीजन में एक ऑल वाटर अप्रोच रोड विल बी बिल्ट टू इंप्रूव एक्सेस टू द कार्गो कम टूरिस्ट टर्मिनल। बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टर्मिनल होते हैं ना, वो एकदम आपको ना रोड के पास, हाईवे के पास नहीं मिलेंगे। वो सपोज नदी के इस रीजन में है, जहां तक पहुंचने के लिए भी आपको रोड की जरूरत होती है कि आप मेन इनलैंड से नदी के रिवर के उस पार्ट तक पहुंच सके। सो बोगीबील रीजन में ना एक ऑल वेदर अप्रोच रोड बनाने की व्यवस्था चल रही है, कि अगर सपोज ये हाईवे का रीजन है और यहाँ पर अगर टर्मिनल बना है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड होना चाहिए। देन डिब्रूगढ़ में रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में स्पेसिफिक प्रपोजल है टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द सियांग रिवर, है ना, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात हो रही है, तो सियांग रिवर में अरुणाचल प्रदेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड सो टोटल 15 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड 10 न्यू प्रोजेक्ट्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में करवाए जाएंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगा मतलब 100% फंडेड कहां से होगा, भारत सरकार से। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क IWAI, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी की बात करते हैं, तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी की स्थापना 1985 में होती है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सब प्रीलिम्स में काम आ जाता है बहुत ज्यादा, याद रखिएगा। नोडल मिनिस्ट्री कौन होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। मैंडेट क्या है इसका, मैंडेट है डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग और मेंटेनिंग द नेशनल वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में नेविगेशन के लिए, इनलैंड वाटरवे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, शिपिंग के लिए, कार्गो मूवमेंट के लिए काम करना। It also advises the central government on matters related to IWT। इनलैंड वाटरवे से रिलेटेड मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने का भी काम करता है। हेडक्वार्टर कहां पर है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। बाकी रीजनल ऑफिसेस गुवाहाटी, पटना, कोलकाता इन रीजन्स में भी मिलते हैं। ठीक है, अब फिर हम नेशनल वाटरवे एक्ट के लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, तो 2016 से पहले इंडिया हैड ओनली 5 नेशनल वाटरवे, पर 2016 के बाद 106 न्यू वाटरवे के डेवलपमेंट पे बात चल रही है। मतलब पिछले कितने साल हो गए, पिछले 8 सालों में या 9 इयर्स में, लास्ट 9 इयर्स में, लास्ट 1 डिकेड में 111 नए नेशनल वाटरवे का इंट्रोडक्शन हो रहा है, या फिर 111 नए वाटरवे, 111 नए वाटरवेज पर काम चल रहा है। सो यहाँ पर भी भारत की सरकार अच्छा काम कर रही है ना। बस हाँ, ये देखने लायक भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो वो बेहतर हो। ऐसा नहीं कि बस हमने नया नेशनल वाटरवे बना तो दिया पर उसका परफॉर्मेंस खराब है, वो चीज सही देखने की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत है। हम की नेशनल वाटरवेज की बात कर ले नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो वो है NW2 सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर धुबरी टू सदिया कनेक्ट करने के लिए। दिस इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी। देन बराक रिवर पर एंड उमंगोट रिवर मेघालय पे NW6 नेशनल वाटरवे 6, एंड बराक रिवर पर NW16। यहाँ पर ये लिस्ट है इनलैंड वाटरवे इन आसाम का, आप इस लिस्ट को देख सकते हो अपने प्रीलिम्स में। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक तरफ आपको एक कॉलम में नेशनल वाटरवेज दे देगा और दूसरे कॉलम में दे देगा रिवर का नाम, है ना, और पूछेगा कि इनको अरेंज करो रिवर के नाम के थ्रू, तो आप यहाँ से इस टेबल को देख कर ना वो चीज याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, जिस प्रेजेंट प्रोजेक्ट या प्रेजेंट एमओयू को हमने डिस्कस किया। तो क्या सिग्निफिकेंस है, कॉस्ट एफिशिएंसी। द वाटर ट्रांसपोर्ट इज सिग्निफिकेंटली चीपर, राइट, एंड स्पेशली उस रीजन में भी पॉसिबल हो पाता है जहां पर अभी तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुए हैं, तो कॉस्ट एफिशिएंट भी हुआ। एक्ट ईस्ट स्ट्रेटजी, जो कि मैंने अभी तुम्हें पहले बोला कि पहले भारत की सरकार की पॉलिसी थी लुक ईस्ट की, पर अब पॉलिसी क्या है, एक्ट ईस्ट की। तो एक्ट ईस्ट अगर करना है, अगर उत्तर पूर्वी भारत में डेवलपमेंट चाहिए, उत्तर पूर्वी भारत से बांग्लादेश, भूटान या बाकी हमारे जो नेबर्स हैं, अगर उस तरफ, हाँ, उस तक हमारी कनेक्टिविटी ले जानी है, तो हमें भारत के उत्तर पूर्वी भारत को सबसे पहले कनेक्ट करना होगा, रोड के थ्रू भी, रेलवे के थ्रू भी एंड वाटरवेज के थ्रू भी, है ना। टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ाना, गंगा विलास क्रूज इसका बढ़िया एग्जांपल है। इसी गंगा विलास क्रूज के मॉडल पे चलते हुए
इस सक्सेसफुल मॉडल पे चलते हुए हम ब्रह्मपुत्र विलास क्रूज या बाकी रिवर्स पे भी ऐसे टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। डी कॉन्जेशन, जितने भी, चाहे गुवाहाटी की बात कर लें, जो भी बड़े बड़े सिटीज होते हैं ना, गुवाहाटी हो गया, तेजपुर हो गया, मुंबई की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, ऑलरेडी रोड पे काफी कंजेशन होता है, काफी ट्रैफिक होता है। रेलवे जो नेटवर्क है वहां पर भी ट्रैफिक है। तो अब अगर हम इस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दे किधर, नदियों में, तो डेली कम्यूटेशन भी वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट से कुछ हद तक हो सकेगा। और दूसरा, कार्गो ट्रांसफर के लिए भी, पब्लिक के ट्रांसफर के लिए भी हम वाटरवेज को यूज कर पाएंगे। सो रेलवे नेटवर्क में एंड रोड नेटवर्क में जो कंजेशन की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा हद तक एड्रेस हो पाएगा। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी इसका अलग बनते हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या? इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, आईबीपी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंड लॉक्ड रीजन। और अब भारत का जो पार्ट हो गया, इधर का पार्ट, और इधर हम भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, तो यहाँ पर ना ये चिकन नेक के बराबर ही, चिकन के नेक के बराबर, मतलब जिस तरह से मुर्गी मुर्गा का नेक होता है ना, पतला सा एकदम, उसी तरह से बस ये चिकन नेक की कनेक्टिविटी। इसके पीछे भी एक अलग डिबेट है कि पहले बॉर्डर्स अलग से डिसाइड करने चाहिए थे, आगे चिकन नेक को एक्सटेंड किया जाएगा, वो कभी और डिस्कस करेंगे हम आज बात कर रहे हैं भारत के इस हिस्से की और भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से की। तो बस चिकन नेक की जो नैरो कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी की वजह से ना हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम थोड़ा स्लो हो जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इस रीजन का इसके वजह से इफेक्ट होता है। वाटरवेज उसका एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन गोइंग थ्रू बांग्लादेश, राइट। फिर दूसरा क्या, अंडर द आईबीपी, यही इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, इंडियन वेसल्स कैन फ्लाई थ्रू स्पेसिफिक रूट्स इन बांग्लादेश टू कनेक्ट कोलकाता विथ गुवाहाटी एंड करीमगंज। यहाँ हमारा कोलकाता हो गया, यहाँ बीच में क्या हो गया, बांग्लादेश नाम का स्टेट हो गया, बांग्लादेश देश हो गया। तो अब यहाँ से चिकन नेक के थ्रू यहाँ पहुंचे, उसमें जो टाइम लगेगा, उसमें जो रिसोर्स ज्यादा जाएगा, हम डायरेक्टली वाटरवेज को थ्रू कलकत्ता टू गुवाहाटी या कलकत्ता टू करीमगंज कनेक्ट हो सकते हैं। दैट्स वाई वाटरवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हालांकि उसके लिए बांग्लादेश की सरकार के साथ हमारा प्रॉपर रिलेशन होना, अच्छे रिलेशन होना भी जरूरी है, जिस पर अभी थोड़े सवाल या निशान है। खैर, अब ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ इनलैंड वाटरवे एज अ गेम चेंजर फॉर, सिर्फ असम की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इसको ना मैं क्या कर देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट कर देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल कनेक्टिविटी। ये आंसर आप करो कि जो इनलैंड वाटरवे हैं वो किस तरह से गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की रीजनल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। 150 वर्ड में है, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आप 2 पेजेज में करोगे, 2 पेजेज से ज्यादा नहीं। ओके, तो ये आपके आज के 4 मेन टॉपिक थे, और उससे रिलेटेड अगेन मेंस का और प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। एक्स्ट्रा भी मैंने कुछ टॉपिक्स आपके लिए अटैच किए हैं लास्ट फ्यू सेशन से, जैसे यहाँ है बोडो साहित्य सभा एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोडो साहित्य सभा फाउंडेशन डे। बोडो साहित्य सभा के फाउंडेशन डे को 74th फाउंडेशन डे को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, उससे रिलेटेड ये रहा आपका प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप पढ़ोगे बोडो साहित्य सभा के बारे में, खुद से भी मेहनत करोगे। ये टॉपिक्स मैंने पिछले कुछ, ये जो तरीका है ना, ये मैंने पिछले कुछ आसाम प्रहरी के सेशन से अटैच किए हैं कि मैंने आपको न्यूज का सोर्स दे दिया और उससे रिलेटेड यहाँ प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसलिए ताकि आप भी ना खुद से जाकर अपनी मेहनत करो। बाकी मैंने 4 मेन टॉपिक डिस्कस करके आपको प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। यहाँ पे ये टॉपिक का बस मैं नाम दे रहा हूँ, रिलेवेंस बता दे रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप मेहनत करके उसका मुझे प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, सेल्फ स्टडी की आपकी आदत इंप्रूव होगी, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनीज लैंड पट्टा। पट्टा, पट्टा मतलब एक टाइप का ना एग्रीमेंट, पट्टा, ठीक है। पट्टा एंड कबूलियत मैटर भी ना मुगल के टाइम में भी चल रहा था, तो वही एग्रीमेंट फाउंड इन विश्वनाथ, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लैंड पट्टा मिला है, ये देखो आप, है ना। तो अगेन आप इसके बारे में रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, और मुझे इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर करके बताओगे। ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके अगेन यूनिक नेचर के हो गए। सो आपके आज के आसाम प्रहरी में ये टॉपिक्स थे, एंड टॉपिक से रिलेटेड आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीलिम्स एंड मेंस के। आप टाइम लेकर अपने मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर लिखकर इवैल्यूएट करवाओ, और ये रेगुलर आदत रखो। कुछ स्टूडेंट का मैं देख रहा हूँ कि पहले वो क्वेश्चंस का आंसर लिखते थे और आकर इवैल्यूएट करवाते थे। अब कई लोग वैसे ना फिर से नालायक हो गए हैं, क्योंकि तुम लोग थोड़े दिन पढ़ते पढ़ते ना हाइबरनेशन के मोड में चले जाते हो कि अब फिर नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हमारे अंदर जोश आएगा, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बीच में हम फालतू बातों में टाइम बर्बाद करेंगे। वैसा नहीं करो, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट बने रहो, तब जाके अगले साल एग्जाम क्लियर होगा, नहीं तो अगले साल फिर हाथ मलते रह जाना होगा। इसलिए वैसा नहीं करिए, कंसिस्टेंट बने रहिए, मेंस के क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, पूरा 1 हफ्ता का टाइम है, वीकली सेशन है ये। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे, जो पहले से आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी साथ में करते रहिए। ओके, टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।